नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक के क्वेश्चंस। तो ये हमने सीरीज स्टार्ट की है एम सीआरई के लिए। तो अगर आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो हर रोज शाम को ये वीडियो आप जरूर देखें। पिछली परीक्षाओं पर आधारित यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन को डिजाइन किया है। कुछ वो है और कुछ उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मिशन सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। हर रोज आप जुड़ना ना भूलें। शाम को ये एम सीआरई की डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सीआरई का जो आपका एग्जाम है, अभी तक कोई भी डेट जो पोस्टपोन होगी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी तक जो डेट है आपकी वो 26 टू 28 फेब तक ही आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो अगर आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है किस किस के लिए हेल्पफुल रहेगी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो, अगर आपका ग्रुप कोड 2 है या 39 है, यानी कि अगर आप एएसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट एओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ईए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जेओ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर, उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि आपको मिक्स क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है। इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है, जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है हमारा डोमेन स्पेसिफिक, जिसके आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो 300 नंबर की तैयारी आप इन मॉक टेस्ट से जो है कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो अवेलेबल है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना लीव से, सीसीएस लीव रूल से। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लीव नॉट ड्यू यानी कि एलएनडी मे बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय other than a military officer, limited to a maximum of dash days during the entire service of medical certificate. मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर अगर एलएनडी लीव नॉट ड्यू ग्रांट करनी है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, चाहे वो परमानेंट है या वो क्वासी परमानेंट है, तो मैक्सिमम कितने दिन की उसको एंटायर सर्विस में मिल सकती है। ऑप्शन ए 360 डेज, ऑप्शन बी 300 डेज, ऑप्शन सी 240 डेज या ऑप्शन डी 60 डेज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट जरूर करें। आपका आंसर गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कमेंट जरूर करें, तभी आपको पता रहेगा कि आपने कल की क्लास से कितना सीखा है। ये हम कल की क्लास में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। ओके, मैक्सिमम ऑप्शन ए 360, 300, 240 या 60 डेज। ए बी सी या डी? बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, मैक्सिमम लोगों ने, सभी ने, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अर्चना, सुषमा, रमेश, प्रदीप, सतीश, विकास, केवी मिशा, आद्रिया, सुरेंद्र, आशा, एनपी, पूनम, विशाल। तो एवरीबडी हैज गिवन करेक्टेड आंसर। और करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 360 डेज की जो एलएनडी है वो हम दे सकते हैं ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर, एलएनडी फॉर मैक्सिमम ऑफ 360 डेज। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एंटायर सर्विस की हम बात करें, एंटायर कैरियर में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is or are correct with regard to opening of bids under 2 bid system? तो ये हमारा जीएफआर से क्वेश्चन है। जब बिड की बात आती है तो वहां पर ये चैप्टर 6 प्रोक्यूरमेंट एंड गुड्स से ये लिया गया है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है ओपनिंग ऑफ बिड्स अंडर 2 बिड सिस्टम को लेकर। ऑप्शन ए, द टेक्निकल बिड्स आर टू बी ओपन्ड बाय द परचेजिंग
ministry or department at the first instance and evaluated by the competent committee or authority. सेकेंड ऑप्शन कहता है एट द सेकेंड स्टेज फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकल एक्सेप्टेबल ऑफिसर्स शुड बी ओपन आफ्टर इंटीमेटिंग देम द डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग द फाइनेंशियल बिड्स फॉर फर्दर इवेल्युएशन एंड रैंकिंग बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है, या कोई सिंगल करेक्ट है, या नन ऑफ द अबव. तो ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? मैक्सिमम ने ऑप्शन दिया है सी, रमेश, विकास, सतीश, अवधेश, अनुज, शैलजा, आशा, सुषमा. ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है. ये हमारा जीएफआर का प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस से है. तो बेसिकली ये क्या हमें बताता है? टू बिड सिस्टम. टू बिड सिस्टम क्या होता है? टू बिड सिस्टम में यानी कि दो बिड ली जाएंगी और किस तरीके से होंगी? बेसिकली दो बिड्स हमारी कौन कौन सी होती है? एक हमारी यहाँ पर हो जाती है टेक्निकल और एक हमारी हो जाती है फाइनेंशियल. जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल पहले दोनों को ही भेजा जाता है. एक पहले आप टेक्निकल बनाओगे, उसको एक एनवेलप में डालोगे, फाइनेंशियल बनाओगे बिड, फाइनेंशियल को एक एनवेलप में डालोगे, फिर दोनों के एनवेलप में डलता है. इस तरीके से होता है. लेकिन जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, वो कैसे ओपन करेगी? पहले इस टेक्निकल वाले को ओपन करेगी. टेक्निकल वाले को ओपन करेगी, उसके बाद सारे टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करेगी और उसके लिए कॉम्पिटेंट कमेटी बनाई जाती है. वो देखेगी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे और उसके अकॉर्डिंग उनको स्कोर देगी. तो जो भी मिनिमम स्कोर है, जो सब के पास है, जो भी टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशन है, सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं. फिर उनके बाद फाइनेंशियल बिड को ओपन नहीं किया जाएगा. पहले क्या किया जाएगा? डेट और टाइम बताया जाएगा कि किस दिन फाइनेंशियल बिड को ओपन कर रहे हैं. तो जो भी यहाँ से जिनकी भी टेक्निकल जो बिड है वो सही है, उसके अकॉर्डिंग इनको डेट और टाइम बता के फिर उनके सामने ही फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाता है. तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी इज करेक्ट. बोथ 1 and 2 बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्योरमेंट from a single source through single tender inquiry may be resorted to in which among the following circumstances. जहां पर हम बात करते हैं सिंगल टेंडर इंक्वायरी की, तो वो कैसे हो सकती है वो आपको बताना है. कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में हो सकती है? ऑप्शन ए, ओनली अ पर्टिकुलर फर्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स. जो कोई पर्टिकुलर फर्म है जहां पर वही सिर्फ रिक्वायर कर, जो भी गुड्स आपको रिक्वायर है वो मैन्युफैक्चर करती है, उस केस में. ऑप्शन बी, इन केस ऑफ इमरजेंसी द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरीली टू बी परचेज फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स. अगर कोई इमरजेंसी है जहां पर जो गुड्स के आपको रिक्वायरमेंट है वो किसी पर्टिकुलर सोर्स से ही परचेज करना है. ऑप्शन सी, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपैटिबल टू द existing set of equipment the required item to be purchased only from selected firm. कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जिसके स्पेयर पार्ट, जो कंपैटिबल स्पेयर पार्ट्स हैं, वो किसी एक सिंगल या कुछ सिलेक्टेड फर्म से मिल सकते हैं, तो उस केस में. या फिर डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. वेरी गुड, बहुत सारे सभी ने करेक्ट दिया है. ऑप्शन डी इज करेक्ट यहाँ पर. तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी क्या, बेसिकली हम किसी एक को दे रहे हैं. कैसे कैसे केस होगा? या तो वो फर्म है, एक ही फर्म है जो वो गुड बनाती है. सेकेंडली, हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी और हमें पता है कहाँ से हमें मिल सकता है वो प्रोडक्ट वो. और थर्ड केस ऐसा, मान लीजिए आपके पास कोई कार ही थी, कार की थी, उसकी कोई स्पेयर पार्ट आपको चाहिए, अब वो कार ही बननी बंद हो गई है, तो किसी एक के पास वो इस टाइप के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो पड़े हैं, तो आप उसी से खरीद लोगे, सेलेक्टेड फर्म से. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइमल्टेनियस रिसिप्ट ऑफ सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड इज कवर्ड अंडर. जो हमको रिसिप्ट मिलती है, जो सेपरेट मिलती है, टेक्निकल अलग और फाइनेंशियल बिड, वो किसके अंडर कवर्ड है? कौन सी होती है? टू बिड सिस्टम, सेकंड टू स्टेज बिडिंग, सी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, या डी एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी. टू बिड सिस्टम, टू स्टेज, लिमिटेड टेंडर, या फिर एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी. ये सारे जीएफआर के क्वेश्चन है जहां पर हम टेंडर की बात कर रहे हैं और ये चैप्टर 6 है. ऑप्शन ए, बी, कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को बी लग रहा है. विच ऑप्शन इज करेक्ट? जहां पर साइमल्टेनियस रिसिप्ट होती है टेक्निकल की और फाइनेंशियल की, कौन सा कवर होगा? राइट ऑप्शन ए और बी. राइट ऑप्शन इज बी, टू स्टेज बिडिंग.
ठीक है, इसको हम 2 स्टेज बिडिंग बोलते हैं, जहां पर एक टेक्निकल और फिर उसके बाद हमें फाइनेंशियल रिसीव होती है। तो टेक्निकल हमें रिसीव हो जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हमारा टेक्निकल स्कोर सही होगा, फिर हम उन ऑर्गेनाइजेशन से उन फॉर्म से फाइनेंशियल बिड मांगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी के बारे में। तो अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी should ordinary range between dash percentage to dash of the estimate value of the goods to be procured। ठीक है, जो बिड सिक्योरिटी है वो बेसिकली किस परसेंट से किस परसेंटेज होती है एस्टिमेटेड वैल्यू की, 2 to 5%, 5 to 10%, 1 to 2% और नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? मोस्टली लोगों ने ए दिया है, मेघा, अशोक, उपम, विशाल, सैलजा, मनीष, सतराम, नारायणा, अवधेश, सूर्यवंशी, एम, अनिल, के, सुनीता, निर्मल, विकास, नीतू, आशा, वेरी मोर। मैक्सिमम लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, सुषमा, वाई बी। हम बात करें यहाँ पर बिड सिक्योरिटी की, हम परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बिड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और बिड सिक्योरिटी हमारी कितनी होती है, 2 to 5%। जो आप 5 to 10 समझ रहे हो वो हमारा बिड सिक्योरिटी नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिड सिक्योरिटीज के बारे में ही। तो बिड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर्स शुड बी रिटर्न्ड टू देम एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी and listed on or the before of the dash date days after the award of contract। जो भी बिड सिक्योरिटी होंगी, जो भी अनसक्सेसफुल बिडर्स हो गए, जो उनकी बिड सिक्योरिटी को वापस करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो उसको आप कब रिटर्न करते हो, या तो फाइनल बिड की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाए, या फिर कितने दिन का टाइम्स होता है कि अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कितने दिन के अंदर आपको जो बिड सिक्योरिटी है अनसक्सेसफुल की वो आपको वापस करनी होती है। तो मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन सी दिए हैं, तो यानी कि आप सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने आराम से जीएफआर को पढ़ा है और कुछ लोगों ने क्लास भी देखी होगी कल की। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 10th डे, 15th डे, 30th डे या 60 डे। तो कितना टाइम होता है हमारे पास, ए बी सी डी में से ऑप्शन सी इज आर करेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर 30 दिन के, जब भी अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उसके 30 दिन के अंदर। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड रहती है, जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड for a period of dash days beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो वैलिड कब तक रहेगी, पीरियड ऑफ कितने दिन तक वैलिड रहती है, बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं उसको आप खत्म करते हैं, उसके कितने के बाद वो वैलिड रहती है, जहां पर कि सारी ऑब्लिगेशंस आगे इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस भी। अच्छा, कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया है बी, कुछ सी भी है और मैक्सिमम है डी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या फिर 60 डेज, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 60 डेज इज करेक्ट हियर। 60 डेज होती है जब भी आपकी सारी ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद वो परफॉर्मेंस वैलिडिटी 60 डेज तक वैलिड रहेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन प्रोसीजिंग्स, ये सीसीएस सीसीए रूल से है आपका क्वेश्चन, और क्या कहता है, कॉमन जो प्रोसीजिंग्स होती हैं इज मेंशन्ड इन विच रूल ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। हमारे जो सीसीएस सीसीए रूल्स हैं उनके कौन से रूल में कॉमन प्रोसीजिंग के बारे में मेंशन है? ऑप्शन ए रूल 18, ऑप्शन बी रूल 21, ऑप्शन सी रूल 24 या ऑप्शन डी रूल 37।
आंसर्स आप सभी आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी आता है तो ट्राई जरूर करें ताकि फिर आपको बाद में याद रहेगा कि क्या आंसर था। विच इज करेक्ट? 18, 21, 24, 37 कौन से रूल में है हमारा कॉमन प्रोसेसिंग? ऑप्शन सी, बी, कुछ लोगों ने ए भी दिया है, कुछ ने बी, कुछ ने सी दिया है। तो विच इज करेक्ट, ए, बी या सी? कॉमन प्रोसेसिंग के बारे में हमारे कौन से रूल में है? दैट इज रूल 18। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीसीए रूल से ही है, तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू कॉमन प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 19 ऑफ सीसीए। जो हमारा सीसीए है रूल 19, उसमें जो कॉमन प्रोसीडिंग है उसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? ए है, इट इज रिस्टोर्टेड वेयर any penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. ऑप्शन बी है, गवर्नमेंट सर्वेंट में बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज टू बी इम्पोज बिफोर एनी ऑर्डर इज मेड। क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। क्रिमिनल का चार्ज पे जब भी कोई कंडक्ट लगेगा तो क्या होंगे? ग्राउंड्स ऑफ कंडक्ट, उसके बेसिस पे इम्पोज होगी पेनल्टी। सेकंड है कि जब भी किसी पर पेनल्टी इम्पोज होगी तो उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन यानी कि अपने आप को डिफेंस करने का मौका दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है या दोनों ही आपको स्टेटमेंट सही लगती है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? सी, क्योंकि जो हमारे सीसीए रूल्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? जो हमारे सीसीए रूल हमें दो चीजें हमेशा देते हैं। एक क्या है कि जब भी पेनल्टी लगेगी उसका चार्ज आपको बताया ही जाएगा किस बेस पे लगा है, और सेकंड आपको डिफेंस करने का मौका जरूर मिलेगा। आपको कोई भी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उससे हायर वाला ही हटा सकता है और यहाँ पर आपको डिफेंस करने का मौका मिलेगा। यही दो स्टेटमेंट है कि आपको चार्ज भी बताया जाएगा और डिफेंस का भी मौका। जब चार्जशीट दी जाती है तो बेसिकली उसमें चार्ज ही बताया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन डेपुटेशन टू अनदर डिपार्टमेंट। अगर कोई ऐसा केस है जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेप्यूट किया गया है और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में, तो हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द पावर्स ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी for the purpose of placing such government servant under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary processing against him। मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसको डेप्यूट कहाँ किया गया है? उसको डेप्यूट किया है आपने स्टेट गवर्नमेंट पर। तो स्टेट गवर्नमेंट में अब डेप्यूट किया है, यहाँ पर वो एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर अगर उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी सस्पेंशन लगाना है, कोई भी पेनल्टी लगानी है, तो कौन करेगा उसको? किसके अकॉर्डिंग, किसके पास वो पावर होंगी? ए, पेरेंटिंग अथॉरिटी, पेरेंटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में ले तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। बी, बोरोविंग अथॉरिटी, बोरो किसने किया है? स्टेट ने, तो ये हमारी क्या है? बोरोविंग अथॉरिटी, तो क्या हमारी स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकती है। सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा, या फिर डी, एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कुछ को ए लग रहा है, कुछ को बी लग रहा है, तो एक तो ये आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। पेरेंट इसकी ये है, अगर हम बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पास डेप्यूट हुआ है, ये डेप्यूट जहां पर हुआ है ये इसकी बोरोवर है, ठीक है। तो ये इसके पास ऑथोरिटी होती है कि ये चाहे तो यहाँ पर इस पर अगर कोई भी यहाँ पर मिसकंडक्ट होता है, इजी एम्प्लॉय कोई भी मिसकंडक्ट करता है, तो ये ऑथोरिटी जो बोरोविंग है वो अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, पेनल्टी के लिए स्टार्ट कर सकती है, अंडर सस्पेंशन भी डाल सकती है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो पावर होती है वो होती है इसके पास माइनर के लिए, ठीक है, माइनर के लिए डालेगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पे अपडेट भी करेगी। और जैसे मेजर वाला आ जाता है जहाँ पे बहुत ही मेजर है, तो उस केस में यहाँ पर चली
चली जाती है, लेकिन इसके पास पावर्स हैं। तो इसके पास क्या है, बी ऑप्शन, बोरोविंग अथॉरिटी, इसके पास पावर होती है, प्रोसीजिंग भी चलाएगी, ठीक है, सस्पेंशन पे भी डाल सकती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी बैठाएगी। लेकिन क्या करना होगा इसको, क्योंकि एम्प्लॉय कहाँ का है, एम्प्लॉय यहाँ का है, तो ये जो भी एक्शन लेगी इसको बताना होगा कि आपके एम्प्लॉय ने ये मिस करना किया, अब ये करेगा। अब यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है ये किसके पास जाएगा, जब इसको लगेगा कि इसके साथ गलत हो रहा है, मेरा तो ठीक था, मेरे पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये किसके पास जाएगा, ये पर्सन जाएगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तब ये इसके पास नहीं जाएगा। लेकिन प्रोसीजिंग यहाँ पर चलेगी, इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ऑप्शन बी आपका बोरोविंग अथॉरिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the period of limitation of appeal under Rule 25 of CCA rule? अगर आपकी कोई भी अथॉरिटी है और उसको कितने टाइम होता है उसके पास कि वो अपील कर सके, जो भी आपकी प्रोसीजिंग है उसके खत्म होने के बाद कितने टाइम बाद वो अपील कर सकती है, रूल 25 जो हमारा कहता है, ए 30 डेज, बी 45, सी 60 या डी 90 डेज। कितने दिन के अंदर अपील की जा सकती है, हमने कल डिस्कस किया था एक क्लास में, कितना दिन है हमारे पास, ऑप्शन बी ऑल करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो अपील आपको कितने दिन में करनी होगी, अपील आपको करनी होगी 45 डेज के अंदर। हालांकि आफ्टर 45 डेज भी हो सकती है, लेकिन उस केस में फिर रीजन होगा, फिर सेटिस्फाई अगर होगी अथॉरिटी तभी हो पाएगी। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, 45 डेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन सही दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, an appellate authority, this is first and this is second, ठीक है, an appellate authority has which among the following powers while disposing an appeal preferred under provisions of CCA। तो यहाँ पे कुछ अथॉरिटी है, पहले मैं वो कंफ्यूजन आपकी दूर कर देती हूँ क्योंकि काफी लोगों को अथॉरिटी में कंफ्यूजन है और आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो थी हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है, जो भी कोई भी यहाँ पर किसी पर भी कोई अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, ठीक है, कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है तो वो किसके पास आएगा, सारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आएगा, ये डिसीजन लेती है और जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद भी फाइनल डिसीजन यही लेती है, ठीक है। जब भी कोई इंक्वायरी बिठानी होगी तो ये हमारी क्या, कौन एक इंक्वायरी बिठाती है हर एक इंक्वायरी के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक के लिए बिठानी है, ये खुद भी इंक्वायरी कर सकती है और एक सेपरेट इंक्वायरी भी बिठा सकती है, वो हमारी होगी इंक्वायरी अथॉरिटी। जिस दिन से वो बनेगी उसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी कि 6 महीने के अंदर आपको केस को खत्म करना है, ये हमारी होती है इंक्वायरी अथॉरिटी। एक हमारी होती है रिवाइजिंग अथॉरिटी और एक हमारी होती है रिव्यूइंग अथॉरिटी। रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या है कि जब भी ऐसा लगे कि यार कि नहीं, सबूतों के साथ, गवाहों के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो केस का फैसला है उससे अपोजिट हो सकता था, चार्ज ऑफिसर है वो भी कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पर, तो जब अथॉरिटी को ही ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और रिजल्ट जो है पूरा अपोजिट हो सकता है जो भी केस का रिजल्ट आ रहा है, और उनको ऐसा लगे कि कोई और कुछ छानबीन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, हर केस में होता है ना, कई बार ऐसा लगता है किसी किसी केस में, तो वहां पे जब इस अथॉरिटी को लगेगा तो ये अथॉरिटी क्या हो जाएगी, जो अपने आप से दोबारा से केस को ओपन कर रही है, केस क्लोज होने से पहले, हमारी रिवाइजिंग अथॉरिटी हो गई। लेकिन जिस केस में प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं इस केस को दोबारा से ओपन करना चाहिए, दोबारा से इसको रिव्यू करना चाहिए, दोबारा से इंक्वायरी बैठनी चाहिए, स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए, तो वो हमारी प्रेसिडेंट को जब ये लगेगा, ये हमारी होगी रिव्यूइंग अथॉरिटी, ठीक है। और हमारी एपिलेट अथॉरिटी क्या है, हमारी एपिलेट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जब एम्प्लॉय को लगे कि आप मुझे जो फैसला आया है वो सही नहीं है, गलत है, उसके खिलाफ किसी के पास जाना है, जैसे कि हाई कोर्ट में हुआ फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ से इंक्वायरी अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट ली, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दे दी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अपना फैसला सुना दिया, अब ये एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है 45 डेज के अंदर कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसिंग है या मुझे दोबारा से इंक्वायरी करवानी है, इसलिए तो ये एपिलेट अथॉरिटी हमारी। आई होप अब अथॉरिटी आपको क्लियर हो गई है। Now back to question. An appellate authority has which among the following powers while disposing an appeal? जब भी वो पावर, जो भी वो अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं जब वो एक अपील को डिस्पोज करती है। आपकी अपील एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि अपीलेट अथॉरिटी हमेशा एक्सेप्ट ही करेगी, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है
ही कैन पास ऑर्डर्स कंफर्मिंग, कंफर्म कर सकती है, एक्सेप्ट करें, एनहांस कर सकती है, रिड्यूस या फिर सेटिंग असाइड दी पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी है सेम पेनल्टी रह सकती है, उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सेट असाइड कर सकती है, ये सारी पावर्स हैं। सेकंड, he can pass orders remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in circumstances of that case। या फिर वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जिसमें कि वो केस को रिमिट कर सकती है टू दी अथॉरिटी, और जहां पे जिसने की इम्पोज हुई थी, या एनहांस कर सकती है पेनल्टी को, या किसी अदर अथॉरिटी जो इसके डायरेक्शन के साथ थी उनको भी इस डीम फिट कर सकती है सर्कमस्टांसेस इस केस में। तो ओनली ए ऑप्शन सही है, ओनली बी आपको लगता है, या फिर आइदर ए और आइदर बी ऑप्शन है, या फिर नन ऑफ द अबव, विच ऑप्शन इज करेक्ट है? तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो है वो अपने आप में सही हैं, आइदर ए और बी। अपीलेट अथॉरिटी चाहे तो वो खुद ऐसा कर सकती है जहां पे वो पावर्स को घटा रही है, बढ़ा रही है, पेनल्टी को ठीक है सेट असाइड करिए, कंफर्म कर रही है, या फिर वो उस अथॉरिटी को भी बोल सकती है, वो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारा आइदर ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per section 3 of CCS conduct rules 1964 every government servant shall at all time, जो हमारा CCS conduct rules है सेक्शन 3 है उसका, उसके अकॉर्डिंग हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। ऑप्शन बी मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, अपना काम हमेशा अच्छे से करना चाहिए, डिवोट होना चाहिए वो उसको, खुद को उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए उसको। सी है डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अनबिकमिंग हो, अनअप्रोप्रिएट हो। या ऑप्शन डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? फटाफट से आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ना तो उसको क्या है, इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखना है, बी डिवोशन टू ड्यूटी, काम के प्रति हमेशा समर्पित रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, ड्यू डेट पे जितना भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग करना है। सी क्या कहता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अनअप्रोप्रिएट हो। तो तीनों सही है और हमारा ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसने भी डी ऑप्शन दिया दैट इज करेक्ट आंसर। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड रहती है जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, under which among the following circumstances can a charged government servant engage a legal practitioner as a defense assistant? First क्या कहता है कि presenting officer appointed by disciplinary authority is a legal practitioner. Second कहता है कि when the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case so permits, कि ऐसा कौन सा केसेस होगा जहां पे एक चार्ज ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जिस पर चार्ज लगाया गया है वो अपने डिफेंस असिस्टेंट को एक लीगल प्रैक्टिशनर रख सकता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि प्रैक्टिशनर ऑफ जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है वो लीगल प्रैक्टिशनर है उस केस में। या ऑप्शन बी, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिट करती है या जो चार्ज ऑफिसर है वो रिक्वेस्ट करता है फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिट करती है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि लीगल प्रैक्टिशनर रखा जा सकता है एज ए डिफेंस असिस्टेंट। तो यहाँ पे कुछ ने ए दिया है, कुछ ने बी दिया है, कुछ ने सी दिया है, कुछ ने डी दिया है। ऑप्शन ए बी दोनों सही है या ए बी दोनों गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिए। ए बी सी डी, ए बी या सी या डी?
ए ऑप्शन पे क्यों ज्यादा लोग जा रहे हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट है। दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। कल की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो क्लास को देख लीजिएगा, वहां से आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिसने देखी थी उस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको क्विक रिवीजन वहां पे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। जहां पर खुद प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट किया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, अगर वो लीगल है तो फिर तो चार्ज ऑफिसर उसको अपने डिफेंस असिस्टेंट को भी लीगल प्रैक्टिशनर रखेगा। लेकिन अगर ऐसा केस है जहां पे वो रिक्वेस्ट मांग रहा है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिट कर देती है, चाहे प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल है कि नहीं, तो वहां पे भी वो रख सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ए एंड सेकेंड। Next question. Inquiring authority should conclude the inquiry and submit his report within a period of dash months from the date of receipt of order of his appointment as inquiry authority. तो जब भी इंक्वायरी अथॉरिटी को बनाया जाता है, वो अपनी इंक्वायरी करती है, तो उसको कितने दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, उसकी अपॉइंटमेंट के कितने दिन के अंदर। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 9 मंथ्स या ऑप्शन डी 12 मंथ्स। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ए में कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे राइट ऑप्शन इज 6 मंथ। 6 मंथ का टाइम होता है इंक्वायरी अथॉरिटी के पास। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करती है। जिस दिन से अपॉइंट होगी उसी दिन से ये 6 मंथ्स को काउंट किया जाता है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर इंक्वायरी अथॉरिटी 6 महीने के अंदर अपना कंप्लीट काम नहीं कर पाई, रिपोर्ट नहीं बन पाई, पूरे सॉल्यूशन पर नहीं आ पाई, तो इस केस में इस अथॉरिटी के टाइमलाइन को और एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ। लेकिन यहां पर उसको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों 6 मंथ में कंप्लीट नहीं हो पाई कार्रवाई। तो वो रीजन नोट डाउन कौन करेगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और उसको 6 मंथ का टाइम और दिया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन यहां पर, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ए में ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 मंथ इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Disciplinary authority may allow an additional time not exceeding dash months for completion of the inquiry at a time under Rule 14 of CCA rule. Disciplinary authority कितना additional time दे सकती है इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए एक बार में रूल 14 के तहत? A 1 month, B 3 months, C 6 month, D 9 months. Which option is correct? A, B, C, D. सी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया, बी ऑप्शन कहां से आ गया? सी ऑप्शन 6 मंथ इज करेक्ट है यार। 6 मंथ का टाइम मिलता है और 6 मंथ के लिए फिर से एक्सटेंड की जा सकती है। 3 मंथ्स है ही नहीं कहीं पर, पता नहीं अब 3 मंथ्स में क्यों कंफ्यूज हो रहे कुछ लोग। 3 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ इज द राइट आंसर। 6 मंथ के लिए किया जाता है। ठीक है, सी अभी लास्ट में हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In every case where it is necessary to consult the UPSC Commission, the disciplinary authority shall forward or cause to be forward to the commission for its advice along with. जब भी no 60 days, then sorry 6 month, then again 6 month, no 90 days is here. हम CCA की कमेटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एवरी केस वेयर इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट द यूपीएससी, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड और कॉज टू बी फॉरवर्ड टू द कमीशन फॉर इट्स एडवाइस अलोंग विद। जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को यूपीएससी की कंसल्टेशन की जरूरत होगी, ऐसे केस में क्या किया जाएगा? ऐसे केस में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करती है यूपीएससी को, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको फॉरवर्ड किए जाएंगे? ऑप्शन ए, ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी, जो भी इस इंक्वायरी अथॉरिटी ने रिपोर्ट बनाई होगी उसकी कॉपी, टुगेदर विद इट्स ओन टेंटेटिव रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट। और इन जो अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट में अगर कुछ पॉइंट्स पर वो डिसएग्री हो रही है तो वो क्या रीजंस है वो भी यहाँ पर बताएंगी। सेकेंड, यहाँ पर क्या है? Comments of disciplinary authority on the representation of government servant on the inquiry report and disagreement note। यहाँ पर जो भी इंक्वायरी अथॉरिटी ने रिपोर्ट बनाई होगी उसके बाद जो चार्ज ऑफिसर होता है वो भी रिप्रेजेंटेशन देता है। कितने दिन में? 15 डेज के अंदर देता है। तो वो और साथ ही उसका डिसएग्रीमेंट भी बताएगा, या फिर
बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। आप लोग जो मल्टीपल टाइम आंसर लिख रहे हैं ना, जैसे एक साथ ही बी 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 बी, तो इस तरीके से ना करके एक ही बार रखें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो कमेंट है वो फिर स्पैम में चला जाता है। ठीक है, एक ही बार सिंगल टाइम में टाइप करें, बी सी ए डी जो भी है आपका ऑप्शन। विच इज करेक्ट? ऑप्शन सी। हर केस में क्या होता है, जब भी यूपीएससी से कंसल्टेशन लेनी होगी, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी से कंसल्टेशन में कितना टाइम होता है। यूपीएससी से कंसल्टेशन में आपको 30 डेज का टाइम होता है। ठीक है, 30 डेज का टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर वो इंक्वायरी अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी चाहिएगी, प्लस अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री कर रही है तो वो भी चाहिए। साथ ही जो रिप्रेजेंटेशन थी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, फिर वो चार्ज ऑफिसर के पास गई थी, इस जो चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी क्या रिप्रेजेंटेशन दी थी वो भी, और जो भी डिसएग्रीमेंट है सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो आवर करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। C option is correct here. Next question. Procedure for imposing minor penalty is mentioned in which rule? जो हमारा प्रोसीजर है कि कैसे माइनर पेनल्टी इंपोज होगी, वो हमारे सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के कौन से रूल में मेंशन है? रूल 14, रूल 18, रूल 16, रूल 20, ए बी सी डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है? ए बी सी डी। इंपोजिंग माइनर पेनल्टी है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, माइनर पेनल्टी की बात हो रही है, मेजर की नहीं हो रही है। माइनर पेनल्टी कौन से में है हमारे पास? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। हमारी माइनर पेनल्टी कौन से में है? रूल 16 बताती है हमें कि कैसे माइनर पेनल्टी को इंपोज किया जाएगा। Next is orders made by the disciplinary authority under CCS CCA rules 1965 shall be communicated to the government servant under। जो भी ऑर्डर है, जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर बनाए हैं CCS CCA रूल्स के तहत, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे कब कम्युनिकेट की जाएंगी? शैल बी कम्युनिकेटेड टू। तो वो कौन से रूल में हमारा मेंशन है? रूल 17, रूल 29, रूल 19 या फिर रूल 23? विच इज करेक्ट? 17, 21, 19, 23, ए बी सी डी। मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन दिया ए, तो हमारा वो रूल 17 में है। रूल 17 हमें बताता है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा टू गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी चार्ज है वो सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिसिप्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज the government servant shall be required to submit his written statement of defense if he so desire within a period of। जब भी आर्टिकल ऑफ चार्ज मिल जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, चार्जशीट मिल जाएगी जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ब्रीफ भी होगा, क्या नेचर का चार्ज लगा है वो भी होगा, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन होगी। तो कितने दिन का टाइम मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को कि वो अपनी रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सके? अगर उसको देनी है तो कितने दिन का टाइम होगा? ए बी सी डी। 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी 15 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया था आपको कैसे याद रखना है। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी चार्ज ऑफिसर होगा, जब भी उसको कुछ रिटर्न में देना होगा, तो यहाँ पर एक ही वर्ड याद रखना है कि 15 डेज। ठीक है, वो जब स्टार्टिंग में उसको चार्जशीट मिलती है तब रिप्रेजेंटेशन देगा तो 15 दिन मिलेगा। ठीक है, जब रिपोर्ट बन जाती है फिर उसके बाद उसको कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है 15 दिन मिलेगा। किसी की कंसल्टेशन आ रही है यूपीएससी की, सीवीसी की, उसके बाद उसको कुछ रिप्रेजेंटेशन देनी है 15 दिन है। हर एक केस में 15 दिन आपको यहाँ पर रखनी है। चार्ज ऑफिसर की कितनी टाइमलाइन होती है? 15 डेज की। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब भी चार्जशीट मिलती है, जब भी चार्जशीट मिली गवर्नमेंट ऑफिसर को, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको चार्जशीट दी गई, तो यहाँ पे उसका 15 दिन का टाइम है। हालांकि इस 15 दिन को फिर से 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर भी टाइम नहीं आया तो चाहे तो इसको भी फिर 15 दिन से एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कितने दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार में, तो 15 दिन के लिए एक बार में। और टोटल कितना टाइम हो सकता है? टोटल इट कैन बी 45 डेज। ठीक है, लेकिन 15 करके मिलेगा। तो टाइमलाइन है 15, नहीं आया रिप्लाई 15 डेज एक्सटेंड कर दो, फिर भी नहीं आया फिर 15 डेज एक्सटेंड कर दो, लेकिन 45 डेज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On receipt of the articles of charge, the government servant shall be required to submit. जब भी उसको अपना आर्टिकल ऑफ चार्जशीट जब मिलेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसको क्या क्या जमा करवाना है, क्या क्या सबमिट करवाना होगा. ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट विच ही प्रपोज टू सबमिट, जो भी डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करवाने थे वो, जो भी उसको सबमिट करवाने चाहिए. बी, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, अपने डिफेंस में वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा. ऑप्शन सी, द डेट फ्रॉम विच ही इज रेडी टू अटेंड द इंक्वायरी, या फिर वो डेट जिस दिन से वो इंक्वायरी अटेंड करने के लिए रेडी है. या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. जहां पर भी ऑल ऑफ द अबव वाला आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा डी पे आ जाते हैं. क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, ऑप्शन ध्यान से पढ़े और फिर बताइए कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर ऑप्शन बताओ. जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट को चार्जशीट दी जाएगी, ठीक है, चार्जशीट देंगे, तो उसको किस दिन का टाइम मिलता है? 15 डेज का. क्या करने के लिए? ताकि वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दे, उसके लिए मिलता है. रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए? डिफेंस के लिए. अगर वो आपको डिफेंस कर रहा है अपने आप को, या फिर वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं चार्ज मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, वो मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पे गलत है. तो ऑप्शन ए या ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट है कि रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है वो देनी होगी. ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो देने हैं उसको, ही प्रपोज टू सबमिट. लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो बाद में भी सबमिट हो जाएंगे ना, जब बाद में आएगा अपना डिफेंस असिस्टेंट रखेगा, फिर आगे जाके सबमिट होंगे. तो यहाँ पे कंफ्यूजन समझ आ रहा है कि कंफ्यूजन हो सकती है. इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थे आपको. द डेट फ्रॉम विच ही इज रेडी टू अटेंड द इंक्वायरी, उस पे चार्ज लगा है. हम केस लड़ने वाले, कभी कोर्ट बताता है, सॉरी, जब भी कोर्ट में कोई केस चलता है, क्या मुजरिम बताता है मैं उस दिन से आऊंगा केस के लिए, उस दिन की आप डेट रख लीजिए? नहीं ना, कोर्ट बताता है. तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय कैसे बता सकता है कि मैं किस दिन के लिए रेडी हूं, आप वो तारीख रख लीजिए. डेट हमेशा इंक्वायरी अथॉरिटी बताएगी कि किस डेट को, किस टाइम पर, किस प्लेस पर आना है और इंक्वायरी के लिए, वो बताएगी. तो डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट. वो सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देता है, क्या आप अपने चार्ज को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो आपको कितना आता है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आप कितना उसको डिलीवर कर पा रहे हो दैट्स इम्पोर्टेंट. कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा, आप कितना अच्छे से स्टेटमेंट्स पढ़ पा रहे हो और उस पे आप कितनी अच्छे से फिर आप उसको कवर कर पा रहे हो. ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अभी तो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं हुई, जहाँ पे स्टेटमेंट होगा, फिर आएगा ऑप्शन 1 2 3 ठीक है, या 2 3 4 ठीक है, या 1 2 ठीक है. तो ये बहुत ही इजी है. ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है. स्टेटमेंट बस आपको ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, 2 बार पढ़ो, लेकिन फिर उसके बाद आप आंसर दो सोच के. आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है. इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही अगर आप अपने एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है. यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं. एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर. साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है जो कि बाइलिंगुअल है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं. तो हम क्योंकि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है यूपीएससी में. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी इज कवर्ड अंडर विच रूल ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स 1965. जो हमारा सीसीएस सीसीए रूल्स हैं उसका जो 1965 जो हमारे रूल्स हैं सीसीएस सीसीए 1965, उसमें मेजर पेनल्टी इम्पोज करने का जो प्रोसीजर है वो कौन से रूल में है? रूल 13, रूल 14, 15 या 16? ए बी सी डी, विच इज करेक्ट? ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट है सब. ठीक है, एक भी सिंगल ने गलत नहीं दिया, सभी के सभी करेक्ट है. दैट इज रूल 14 में मेजर, रूल 14, माइनर, रूल 16, दोनों के दोनों यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड और अवॉर्डेड
to a government servant to appear before inquiry authority after the receipt article of the charge by the inquiry authority। कितना मैक्सिमम टाइम एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है जब वो इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने अपीयर होगा, जब उसको चार्ज ऑफ आर्टिकल मिल जाते हैं, इंक्वायरी अथॉरिटी उसको कितना टाइम देती है? 10 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, 30 वर्किंग डेज या फिर 20 वर्किंग डेज? विच इज करेक्ट? टेन, 7, 30, 20। What is the maximum time allowed or awarded to a government servant? याद है हमने पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ा था कैसे प्रोसेसिंग होती है। वहां पर ऑप्शन था, क्या था? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्ज शीट बनाएगी, चार्ज शीट को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी साइन करेगी, अगर प्रेसिडेंट है तो वो साइन करेगा, फिर ये किसको जाएगा? ये गवर्नमेंट सर्वेंट को जाएगा जिस पर चार्ज लगा है, जिसको कि हम चार्ज ऑफिसर भी बोल रहे हैं, उसके पास जाएगा। ये अपना रिटर्न स्टेटमेंट देता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ डीए क्या करती है? इंक्वायरी अथॉरिटी बिठाती है, एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी यहाँ पर रखती है, और ये कितने दिन का टाइम देती है इस गवर्नमेंट सर्वेंट को अपीयर होने का? 10 डेज का टाइम देती है। 10 डेज का किस लिए टाइम देती है? कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी है वो आप यहाँ पर जो भी विटनेस है, प्रूफ्स हैं, वो आप सबमिट कर दीजिए डेट और टाइम के लिए, और उसके बाद अपना डिफेंस असिस्टेंट का नाम बता दीजिए कि आपका डिफेंस असिस्टेंट कौन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 10 वर्किंग डेज इज द राइट आंसर। जिसने भी ऑप्शन ए दिया था दैट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंडर रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स, जो हमारा रूल 14 है सीसीएस सीसीए में, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वेयर इट इज नॉट द इंक्वायरिंग अथॉरिटी नीड नॉट फॉरवर्ड टू द इंक्वायरी अथॉरिटी। जहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जहां पर क्या है? इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है, तो इंक्वायरी अथॉरिटी को क्या फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, क्या फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होगी? A copy of the article of charge and the statement of imputation of misconduct of behavior, जो भी वो चार्जशीट बनाई गई थी जिसमें कि पूरा आर्टिकल है, क्या क्या चार्ज लगे थे, साथ ही उसके साथ स्टेटमेंट की क्या इंपुटेशन हुआ है, क्या मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर किया है वो। ऑप्शन बी, कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस इफ एनी रेफर टू इन सब रूल 3, यानी कि जितने भी विटनेस अगर वो है उसकी इंफॉर्मेशन। थर्ड, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग प्रेजेंटिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर की इंफॉर्मेशन। सेकेंड डी, ए रिटन ब्रीफ ऑफ द केस विद डायरेक्शंस फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी, एक रिटन ब्रीफ देंगे जिसमें कि कैसे कंडक्ट करनी है इंक्वायरी वो बताया जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है इंक्वायरी अथॉरिटी को? जहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है, उसने इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट की है, वहां पर उसको क्या फॉरवर्ड नहीं करना है? वेरी गुड, काफी लोगों ने सही दिया है। देखो, जब भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, इंक्वायरी अथॉरिटी बनाएगी, एक तो उसको ये बताएगी कि क्या क्या चार्ज लगा है, तभी तो वो इंक्वायरी करेगी। तो चार्ज क्या लगा है उसके लिए उसको आर्टिकल ऑफ चार्ज भी देना जरूरी है, और क्या मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर हुआ पूरी चार्जशीट वो भी देनी जरूरी है, ठीक है। सेकंड, कोई भी विटनेस है, कोई भी प्रूफ है वो भी देगी, क्योंकि केस इसको हैंडल कर रही है ना, तो सारी स्टेटमेंट, विटनेस, प्रूफ, डॉक्यूमेंट सब देगी। सी, अगर इसने प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है तो वो भी इसको बताएगी, लेकिन ये इसको ये नहीं बताएगी कि कैसे आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, ये उसको इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। हर केस के लिए अलग हो सकता है, कुछ सिंपल रूल्स एंड प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर नहीं बताएगी। ऐसे नहीं कि क्या आपको क्या डायरेक्शंस हैं, कैसे आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, वो उस इंक्वायरी अथॉरिटी का काम है। तो ऐसा कोई भी रिटन ब्रीफ नहीं देती है कि जो ये बताए कि कैसे आपको काम करना है। तो ऑप्शन डी जिसने भी दिया था वो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। गरिमा ने ऑप्शन डी दिया था, आराध्या, क्यूबिकल, सूर्यश, आप ऊपर भी काफी सारे लोगों ने ऑप्शन डी ऑप्शन दिया था, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which among the following with regard to appointment of defense assistant is correct? जब भी आप डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या करेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए, गवर्नमेंट सर्वेंट may take the assistant of any other government servant posted in any officer either at his headquarter at the place where the inquiry is held।
जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो डिफेंस असिस्टेंट किसी को भी ले सकता है, किसी ऐसे पर्सन को भी जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर उसके हेडक्वार्टर में काम कर रहा है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को भी जहां पर इंक्वायरी हो रही है वो वहां पर काम कर रहे हैं। बी, government servant may not engage a legal practitioner for the purpose unless presenting officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner। गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब तक एक लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट नहीं बना सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो खुद एक लीगल प्रैक्टिशनर है। C, government servant may take the assistant of any other government servant posted at any other station if inquiry authority having regard to the circumstances case for reason to be recorded in writing and permits। अगर वो किसी ऐसी जगह का डिफेंस असिस्टेंस ले रहा है जहां पर इंक्वायरी हो रही है तो वो ले सकता है, लेकिन विद परमिशन ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन दिया डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? तो जो डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो जो डिफेंस असिस्टेंट होगा वो क्या हो सकता है? कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, कहीं पर भी काम कर रहा हो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है। सेकंड, वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड, वो एम्प्लॉय खुद सस्पेंशन में भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय ऑन सस्पेंशन है तो वो भी एक डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि कौन हो सकता है कौन नहीं। डिफेंस असिस्टेंट वो इंसान भी हो सकता है जो कि खुद क्या है, सस्पेंशन पे है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने डी दिया है, राइट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiry authority for holding an inquiry into such charge. It may, by an order, appoint a government servant or a legal practitioner to be known as the। जहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है, इट सेल्फ इंक्वायरी कर रही है किसी भी आर्टिकल में, चार्ज में, और अपॉइंट्स करते हैं कि इंक्वायरी अथॉरिटी को फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू सच चार्ज, ठीक है। बाय एन ऑर्डर अपॉइंट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी अपॉइंट कर सकती है, लीगल प्रैक्टिशनर को भी अपॉइंट कर सकती है, जिसको क्या कहा जाएगा, असिस्टेंट इंक्वायरी अथॉरिटी, एड होक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, असिस्टेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने इंक्वायरी भी बैठा दी है, लेकिन एक पर्सन को वो अपॉइंट करती है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, तो यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, और एक लीगल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास है पीरियड और ईयर अंडर Children Education Allowance CA means academic year dash is that months of complete academic session। जब हम complete academic session की बात करते हैं तो हम कितने महीने की बात करते हैं कैलेंडर academic year के? 8 months, 6 months, 12 months या 10 months? Which is correct? 8 months, 6 months, 12 months और 10 months? 8, 6, 12, 10, ठीक है। एकेडमिक ईयर अपना पूरा ही होता है, जनरली हम अपना अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम मार्च तक मानते हैं, तो कंप्लीट होता है हमारा कितना होता है, 12 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट, हॉस्टल सब्सिडी इज अप्लाइकेबल ओनली, hostel subsidy is applicable only in respect of the child studying in a residential educational institute located at least dash kilometer from the residence of the government servant। कितने किलोमीटर है? 50, 25, 10 या फिर 5? अभी मैंने डिस्कस किया, कितना होगा? विच इज राइट? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर आपका ये आपको याद रखना है, ये अभी हमने डिस्कस किया है, तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट हैपन्स टू द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी इफ ए चाइल्ड
फेल्स इन ए पर्टिकुलर क्लास। अब आपको इसका आंसर सबको सही देना, अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर फेल हो जाता है तो उसका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था या जो उसकी हॉस्टल सब्सिडी थी उसका क्या होगा। ऑप्शन ए, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी शैल बी स्टॉप, कि उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा अगर बच्चा फेल हो गया। बी, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी फॉर द सेम क्लास विल नॉट बी सैंक्शन, अगर सेम क्लास है तो उसके लिए सैंक्शन नहीं होगा। सी, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर नेक्स्ट 3 years, या उसको अगले 3 साल के लिए कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। या फिर ऑप्शन डी, रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी शैल नॉट बी स्टॉप, ये स्टॉप नहीं किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन है, सबने राइट दिया, डी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है फिर वो दोबारा क्लास कर रहा है सेम, तो ऐसे केस में उसके अलाउंस को नहीं रोका जाएगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस, मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी डेथ हो जाती है सर्विस में, तो उसको कैसे मिलेगा, उसको बच्चे को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर है। ठीक है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस एंड द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द डिसीज इज नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई और उसका जो स्पाउस है, वाइफ है या हस्बैंड है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट में वर्किंग नहीं है, तो इस केस में जो उसकी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल है, सब्सिडी शैल बी पेबल टू चिल्ड्रन, कैसे पेबल होगी, अप टू द मंथ ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जिस मंथ में डेथ हुई है उस मंथ तक की गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। सेकेंड, अप टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच डेथ हैपन्स, जिस फाइनेंशियल ईयर में डेथ हुई है तब तक दिया जाएगा। ऑप्शन सी, सीए और हॉस्टल सब्सिडी नॉट बी पेबल इन केस ऑफ डेथ, अगर जो डेथ हो गई है तो वहां पर फिर उसको पे ही नहीं होगा। या फिर डी, CA hostel subsidy shall be payable to children till such time the employee would have actually received the same, नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, बस इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम बोले कि 20 और 12 years, दैट यू मे बी राइट, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन एज ऑफ जो एम्प्लॉय है उस पे, क्योंकि जब आप सुपर एनुएशन आपकी हो जाएगी, जितना भी उसको मिल जाता, जितना भी वो एक्चुअली अगर वो जिंदा होता अप टू रिटायरमेंट, जितना भी उसको उसके अकॉर्डिंग मिल रहा होता, उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा अलाउंस मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन टू बी एलिजिबल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर दिव्यांग बच्चे को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देना है तो व्हाट इज द अपर एज लिमिट, किस एज लिमिट तक मिलेगा, कितनी एज है दिव्यांग बच्चे की, कितनी एज होनी चाहिए अगर हमें उसको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देना है, 25 साल, 20 साल, 22 साल या नो अपर एज लिमिट। ऑप्शन ए 25, बी 20, सी 22 या फिर ऑप्शन डी नो एज लिमिट। ट्वेंटी 25 या 20, ये एज लिमिट ही नहीं होगी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 22 ईयर्स तक मिलेगा। ठीक है, इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हो कि जो हमारा अलाउंस मिलता है उसको हम क्या करते हैं, अलाउंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से दिव्यांग के लिए, और जो हमारी नॉर्मल की एज है उसको हम प्लस कर देंगे 2 के लिए, तो 22। तो इस तरीके से आप दोनों को रिलेट करके याद रख पाओगे। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर हियर। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने AIMCRE की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक
टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर और बेसिक कंप्यूटर, साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड रहती है जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो